नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जनवरी 2024 का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा जो है वो तीसरा पार्ट है। इससे पहले जनवरी 2023 के जो है वो 2 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं और प्रीवियस जो 2023 है उसका हर एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी और जनवरी जो 2024 के गिरिराज पत्रिका के पार्ट होंगे उनकी एक अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, डिटेल से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव ग्रांटेड टू दी वुमेन कुक हेल्पर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में महिला कुक सह सहायक जो होती हैं उनको कितने दिनों का जो है मातृत्व अवकाश जो है वो दिया जाएगा। देखो, हिमाचल प्रदेश में ना, जैसे स्कूल्स में आपने देखा होगा मिड डे मील बनता है तो महिलाएं खाना बनाती हैं। अब उनको मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश देने की बात जो है वो कही गई है, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। पहले इनको ये अवकाश नहीं मिलता था, तो अब इनको 180 डेज का जो है ये मैटरनिटी लीव जो है वो मिल जाएगी। ऑप्शन सी सही आंसर है। पूरी बात यहाँ पर समझते हैं कि क्या हुआ। कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी 180 डेज की, और मैटरनिटी बेनिफिट का जो एक्ट है ना 1962 उसके तहत जो है ये दी जाएगी। किसको दी जाएगी? वुमेन कुक कम हेल्पर जो जिनके लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड है उनको जो है ये दी जाएगी, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो तैनात है उनको दी जाएगी। लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड का क्या मतलब है? मतलब अगर एक बच्चा है किसी का तब भी उसको ये मिल जाएगी, 2 बच्चे हैं तब भी मिल जाएगी, परंतु 2 से ज़्यादा अगर किसी के बच्चे होंगे तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। देखो, सर्विस रूल क्या कहते हैं वो भी हम जानते हैं यहाँ से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पता नहीं किस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम भी कुछ लीव की ही बात हुई थी, तो उस टाइम ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था मैटरनिटी लीव के बारे में। अब तो ये भी एक करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना। अब देखो, होता क्या है ना, मैटरनिटी लीव किसको दी जाती है? जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनको ये मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर उनके देखो पहला अगर बच्चा होता है तो पहले बच्चे के लिए जो है 180 डेज की जो है वो लीव दी जाएगी। मैटरनिटी लीव में ना सैलरी पूरी की पूरी मिलती है, सैलरी इसमें नहीं काटी जाती। तो 180 डेज का मतलब क्या हुआ? 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ तक पूरी सैलरी जो है वो मिलेगी। और उसके बाद देखो 180 डेज के बाद क्या होता है, अगर दूसरा बच्चा होता है ना तो दूसरे बच्चे होने पर भी जो है वो 180 डेज की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। अब दूसरे बच्चे होने पर मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है, तो ये मैटरनिटी लीव ना ये फिर से 180 डेज की होती है, 6 मंथ की होती है, और यहाँ पर भी सैलरी में कोई कटौती जो है वो नहीं होती है। ये ध्यान रखना है। और ये बेसिक चीज़ें कहाँ पर है? ये सर्विस रूल्स में जो है वो आती हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल जो आप पढ़ेंगे 1972 के। नौकरी में जब नौकरी देखो जब होगी ना तो इस तरह के रूल्स बहुत पढ़ेंगे आप। आगे डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से जो है वो सम्मानित किया गया। अभी हाल फिलहाल में ना हिमाचल प्रदेश में ये अवार्ड जो था वो दिए गए। अभी अवार्ड दिए गए तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हुई तो करंट अफेयर का क्वेश्चन ऑब्वियसली बनेगा। तो ये तेंजिन नॉर्गे अवार्ड इंपॉर्टेंट है। ये तेंजिन नॉर्गे अवार्ड जो है साहसिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, साहसिक पुरस्कार है एक, कोई भी साहसिक कार्य करने पर दिया जाता है। और ये किसको दिया गया? तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 का ये दिया गया किसको? प्रवीण सिंह को, श्री प्रवीण सिंह को जो था वो दिया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो था वो प्रवीण सिंह को जो था वो तेंजिन नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2000 मिलने पर जो था वो बधाई दी। ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो था ये अवार्ड जो था वो दिया गया। कांगड़ा जिले से जो है ये संबंध रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कौन से जिले से संबंध रखते हैं? कांगड़ा जिले से जो है ये संबंध रखते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि ये प्रेजेंटली जो है वो BSF में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ASI के पद पर जो है वो है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है ये है। प्रवीण सिंह ने जो था वो माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा को जो था वो 2 बार फतेह किया है, और 20 से अधिक बार जो है वो हिमालयों की चोटियों पर जो है सफलतापूर्वक जो है वो चढ़े हैं। ये इनका साहसिक कार्य था जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया। तो पता चल गया ना क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया था। दूसरी ओर देखो, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, अभी ना ये क्या हुआ, अभी जो रितु नेगी है, जो वुमेन कबड्डी टीम है, भारतीय महिला कबड्डी टीम है, जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर जो था वो लाया था, उनको अर्जुन अवार्ड जो था वो दिया गया। तो अर्जुन अवार्ड उनको दिया गया। तो उनको देखो अनाउंसमेंट पहले हो गई थी, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उस टाइम अनाउंसमेंट हुई थी, अभी दे दिया गया तो फिर से चर्चा में आया, फिर से हमने डिस्कस कर लिया। अभी इस बार जो 2023 में जो अर्जुन अवार्ड दिए गए ना, वो कितने दिए गए? टोटल 26 अर्जुन अवार्ड जो था वो दिए गए। और हिमाचल से किसको दिया गया? रितु नेगी को दिया गया। और
क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारतीय महिला जो कबड्डी टीम है उसकी कैप्टन कौन है, तो रितु नेगी है और सिरमौर जिले से ये संबंध रखती हैं और इनको जो था वो ये सम्मान जो था वो मिला। ये आपने बातें नोट करनी है यहाँ से। तो टोटल अर्जुन अवार्ड कितने मिले हैं जी? 26 अर्जुन अवार्ड टोटल मिले हैं। हमने उत्तीर्ण सीरीज में ये बात पढ़ रखी है, डिटेल में पढ़ रखी है वहाँ पर हमने, तो वहाँ से आपको ये बात पता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि क्रिकेट में जो था वो अर्जुन अवार्ड किसको मिला, तो क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड जो है मोहम्मद शमी को जो है वो मिला है। ये क्वेश्चन सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे और पीजीटी पेपर 1 की भाषा में कहें तो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बनेंगे। ठीक है जी, अर्जुन अवार्ड के बारे में पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2024 तक की ये बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के जो व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री हैं वो कौन है। अभी हमने बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में नए मंत्री बने हैं, नए मंत्रालय उनको अब मिल चुके हैं। एक तो अलग से वीडियो मैंने डिस्कस करती थी जब मंत्रालय मिले थे, परंतु आज गिरिराज पत्रिका में ऑफिशियली हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो राजेश धर्माणी को जो है ये मंत्री हैं, इनको जो है वो वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री जो है वो इनको मिली है घुमारवीं जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वहाँ से ये संबंध रखते हैं, वहाँ से ये चुनकर आए हैं। ये आपने ध्यान रखना है और साथ में ध्यान रखना है कि अब कौन कौन से मंत्रालय किसके पास है ना, वो आपने कहा था कि हमें एक बार डिटेल से बता दिए जाए, वो हम जान लेते हैं अभी कि कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास है हिमाचल प्रदेश में। वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा पूरा का पूरा। तो ये देखें जी आप, ये हिमाचल के मंत्री हैं और उनकी जो है वो लिस्ट है। जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के वो तो आपको पता है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उनके पास फाइनेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, प्लानिंग, पर्सनल, ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो है। और कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी मिनिस्टर को नहीं दिया गया है तो वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है। उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है मुकेश अग्निहोत्री, उनके पास जल शक्ति मिनिस्ट्री है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी उनके पास है। लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी उनके पास है, ये आपने ध्यान रखना है। और डॉक्टर कॉनल जो धनीराम सांडिल है ना, उनके पास हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री है। डिपार्टमेंट्स की बात करें, पोर्टफोलियोज की बात करें एग्जैक्टली तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है उनके पास, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनके पास आता है। चंद्र कुमार की बात करें तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और अगर हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों इनके पास जो है वो है। हर्षवर्धन चौहान की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ये हैं और इनके पास इंडस्ट्रीज के अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी जो है वो इनके पास है। जगत सिंह नेगी की बात करते हैं तो रेवेन्यू मिनिस्टर ये है और रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अलावा इनके पास रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर और ट्राइबल डेवलपमेंट जो है ये सारी मिनिस्ट्रीज इनके पास है। रोहित ठाकुर की बात करते हैं तो इनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास है, एजुकेशन मिनिस्टर ये है। एजुकेशन में इनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन ये दोनों है। अनिरुद्ध सिंह की बात करते हैं तो ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर है। रूरल डेवलपमेंट एक इनके पास है और एक इनके पास पंचायती राज जो है वो है, तो ये 2 डिपार्टमेंट इनके पास जो है वो है। विक्रमादित्य सिंह की बात करते हैं तो ये पब्लिक वर्क मिनिस्टर है, इनके पास पब्लिक वर्क मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है, ये आपने ध्यान रखना है। और राजेश धर्माणी की बात करते हैं जो नए मंत्री बने हैं, इनके पास टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री ये है। टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो इनके पास है। वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी इनके पास है, जो हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा। बात करते हैं यादविंदर गोमा की, तो यादविंदर गोमा आयुष मिनिस्टर है। आयुष मंत्रालय इनके पास है और आयुष के अलावा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है। सेंटर में जो है वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। ठीक है, सेंटर में किसके पास है वो आपने बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा जब मैं पीडीएफ डालूंगा ना टेलीग्राम पर ये गिरिराज की, तो ये आपको सारा पीडीएफ में मिल जाएगा। मंत्रियों की सारी लिस्ट पीडीएफ में मिल जाएगी। बेसिक गिरिराज पत्रिका में तो नहीं आई थी, परंतु ये सारी मिल जाएगी आपको, जो मैं पीडीएफ डालूंगा वहाँ पर तो मिल जाएगी। वहाँ से भी कवर हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा अच्छे से। फिर इसको ना एक बार ढंग से नज़र मार लो आप, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और पीजीटी जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर पूछा जाए, खासकर एलिमेंट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो रोहित ठाकुर के पास है, तो आपको पता होनी चाहिए जी ये चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ें तो नंबर लेकर आएंगी आपके लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 18 टू। हमने पहले पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश ने जो है वो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कमेटी जो है वो गठित की है, जिसमें जो महिलाओं की, लड़कियों की खासकर जो है वो मैरिज एज है उसको इंक्रीज़ करने की बात कही है। परंतु अभी कैबिनेट ने जो है वो कहा है कि लड़कियों की विवाह की एज जो है वो 18 साल से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 21 ईयर्स जो है वो करने की बात जो है वो कही है। और क्या कहा गया है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के द्वारा, ये कहा गया है कि इंक्रीज द एज ऑफ मैरिजेबल एज जो गर्ल्स की है 18 to 21 ईयर्स, और इसके लिए जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी एक्ट्स और रूल्स में वो जल्दी से की जाए।
कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। अब देखो कैबिनेट ने जब इसकी मंजूरी दे दी है तो होपफुली ये चीज़ें आपको जल्दी देखने को मिलेगी कि लड़कियों की मैरिजेबल एज जो है वो इंक्रीज़ हो गई। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो कमेटी गठित की थी ना, जिसमें मैरिज एज को इंक्रीज़ करने की बात कही थी, वो उसमें जो है वो कौन उसकी चेयरमैन थी, कौन उसकी अध्यक्ष थी, वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। ठीक है जी, वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर महिलाओं की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, तो वुमेन के बारे में जो है वो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी जो था वो बनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब बनाया गया? देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था ये कब बनाया गया? 1992 में जो था ये आयोग जो था वो बनाया गया था। पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जो कमीशन बना था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना था, वो कब बना था? वो 1992 में बना था। उसी तरह हमें देखने को मिलता है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट भी जो था वो बना था। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो था वो कब बना था? वो 1993 में जो था वो बना था। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट भी बना था कि चाइल्ड के राइट को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो 2007 में जो था वो बना था। तो ये 2-3 कमीशन भी यहाँ से नोट करें। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राज पत्रिका में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी पढ़ने को, तभी तो फ़ायदा है कि हमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, चाहे वो इंडिया जीके का है, हिमाचल जीके का है, वर्ल्ड जीके का है, कैसा भी हो, हम उसको फटाक से ऐड करते हैं यहाँ पर और डिटेल से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रीच आउट द पीपल एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसीज। तो बोलते हैं कि लोगों के घर तक पहुंचना और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई है। उस योजना का क्या नाम है? अब देखो सरकार ये कहती है ना कि हम क्या करेंगे, हम लोगों के घर घर जाएंगे, वहां पर जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। कैसे ये होगा वो तो अलग बात है, परंतु ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका नाम रखा गया है सरकार गांव के द्वार। सरकार गांव के द्वार करके इसका नाम जो है वो रखा गया है। अब सरकार गांव के द्वार करके इसका नाम रखा गया है। इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का कार्यक्रम आपने पहले भी देखा होगा। उस कार्यक्रम का क्या नाम था? तो जनमंच करके जो था वो कार्यक्रम चलाया गया था पिछली सरकार के द्वारा। तो जनमंच कार्यक्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है। कि क्या कार्यक्रम है, क्या होगा इसमें। तो पता चला ना आपको कि क्या होगा। लोगों के घर में जाकर उनकी ग्रीवेंसी सुनी जाएंगी। ये लोगों को उनके घर तक उनको सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, शिकायतों के बारे में समाधान किया जाएगा, ये सरकार कहती है इस प्रोग्राम के तहत। अगला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं, एट व्हाट कॉस्ट इज द प्रपोज्ड जोलॉजिकल पार्क बीइंग बिल्ट इन बनखड़ी। तो बोलते हैं बनखड़ी जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, वहाँ पर जो प्रस्तावित प्राणी उद्यान पार्क बनाने की बात कही जा रही है, उसके लिए जो प्रपोज्ड अमाउंट रखा गया है वो कितना रखा गया है, कि कितनी कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर आएगी। अब देखो बनखड़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, यहाँ पर जो जूलॉजिकल पार्क बनाने की बात कही गई है उसको कहा गया है कि 300 करोड़ की लागत जो है वो उसमें आएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसी को आप जो है वो किसके साथ जोड़ सकते हैं? कांगड़ा के साथ जोड़ सकते हैं कि कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात कही गई है। तो कांगड़ा को जब टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात कही गई है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो जहाँ पर लोग आ सकें, घूम सकें। तो कैसे आएंगे लोग? जब वहाँ पर जूलॉजिकल पार्क होंगे, वहाँ के मंदिरों की रखरखाव अच्छी होगी। तो उसके लिए कहा गया है कि जैसे कि कांगड़ा का रॉक कट टेम्पल है, मसरूर रॉक कट टेम्पल जिसको कहते हैं, उन मंदिरों को फिर से जीर्णोद्वार किया जाएगा, मतलब उनको अच्छी स्थिति में रखा जाएगा। हालांकि वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा देखे जाते हैं, तो उनके द्वारा उनकी मेंटेनेंस काफ़ी हद तक अच्छी है पहले ही, परंतु वहाँ तक पहुँचने के रास्ते हो गए, उनको एक टूरिज्म मैप के ऊपर लाया जाए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और इन्हीं कदमों को उठाने की सरकार जो है वो बात भी कहती है। जूलॉजिकल पार्क के अलावा हमारे पास हिमाचल में जो है नेशनल पार्क भी है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। अगर नेशनल पार्क में बात करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा नेशनल पार्क भी है जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो आता है, तो वो है हमारा ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। और ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू का है, इसको 2014 में जो था वो यूनेस्को की लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। एक ये बात आप ध्यान रखें। हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ध्यान रख रहे हैं, उसका नाम है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी है? वो है सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसका नाम आपने ध्यान रखना है। ये सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसका नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पता चल गया आपको, नेशनल पार्क के बारे में पता चल गया आपको। पता चला कि हिमाचल प्रदेश में जो जूलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा बनखड़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उसके ऊपर कितनी लागत जो है वो आएगी।
ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, उम्मीद करते हैं बन जाए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम इज ए बीइंग रन इन अ स्टेट, इनके हिमाचल प्रदेश, टू मेक द यूथ सेल्फ रिलायंट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। देखो, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना रखा जाए, वो नौकरी के लिए तरसे ना, उसके लिए सरकार कहती है कि हमने एक योजना जो है वो चलाई है। अब ये योजना कौन सी है, हमने पहले भी पढ़ी है योजना। इस योजना का नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है जो सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है इसके तहत क्या होगा। देखो, एक हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले ही, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है उसका चरण 2 जो है वो अभी चलाया गया है। और उस चरण 2 में जो है वो 21 से लेकर 45 के आयु वर्ग के जो युवा होंगे उनको जो है वो कवर किया जाएगा। उसमें उनको अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि जो कोई भी स्टार्टअप वो चलाना चाहते हैं उसमें वो प्रोत्साहित हों और अच्छे से काम कर पाएँ। इसमें देखो ये भी आया था कि 100 किलोवाट क्षमता तक के लिए जो है वो अगर वो उनके पास 3 बीघा भूमि है तो उसके ऊपर वो 100 किलोवाट तक की क्षमता के जो है वो प्लांट स्थापित कर सकते हैं। 25 वर्षों तक लगभग 20,000 रुपये मासिक आय उनको होती रहेगी। 5 से 10 बीघा जमीन अगर उनके पास है तो 200 किलोवाट तक के वो कर सकते हैं। और देखो 5 बीघा अगर जमीन है तो 200 किलोवाट की, अगर 10 बीघा जमीन है उनके पास तो 500 किलोवाट के वो कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम मासिक आय की बात करें तो 40,000 रुपया 200 जो किलोवाट का प्रोजेक्ट है वहाँ से हो जाएगी, और 500 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है वहाँ से 1 लाख रुपया प्रति माह जो है वो मासिक आय उनको आ जाएगी वहाँ से। और सरकार ये कहती है कि 70% बैंक ऋण यहाँ पर उपलब्ध करवाएगा और 30% सरकार जो है वो इक्विटी प्रदान करेगी वहाँ पर, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। और सौर ऊर्जा डेवलपमेंट पर सरकार ने जो है वो खास रूप से जो है ध्यान दिया है। अब देखो, सरकार कहती है कि सौर ऊर्जा जो अगर ये डेवलपमेंट ये स्कीम का फायदा अगर आप लेते हैं ना, तो इस स्कीम में क्या होगा, 10% जमानत राशि जो आप जमा करवाएंगे ना उसको 25 वर्षों तक जो है वो रखा जाएगा, और 25 वर्षों के बाद जो है सरकार उसे डेवलपर को जो है वो वापस भी करेगी, ये भी कहा गया है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, सारा का सारा राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के बारे में। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले कहीं से तो उनको ऐड कर लेना, परंतु हमने ये ज़रूरी जो है वो पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है, कवर हुआ है हमारा क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं पर। अब बोलते हैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना जो चलाई गई है, इसमें घर का अगर निर्माण करना है तो उनको कितना सहायता जो है वो दी जाएगी। तो इस योजना के तहत सरकार कहती है कि अगर घर का निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 1.50 लाख तक की सहायता जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान कर देंगे घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये नोट करना था यहाँ पर। आपने और क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इस तरह की और कोई योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है तो वो क्या योजना है, उसका क्या नाम है, क्या फ़ायदा उसमें है। जैसे कि सरकार कहती है कि हिम कुक्कुट पालन योजना हमने पढ़ी थी नवंबर महीने में, उसमें 60% सब्सिडी देने की सरकार जो है वो बात कहती है कि 60% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। सरकार साथ में जो है वो एक और योजना का जिक्र करती है जिसमें विधवा पुनर्विवाह की बात की जाती है। इसमें सरकार ने पहले 65,000 रुपये देने की बात कही थी, परंतु अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए 65,000 से ये राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक जो है वो कर दी गई है विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत। और इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना भी है। इसमें एक बेटी के परिवार को जो है वो परिवार नियोजन, अगर वो ये पॉलिसी को अपनाते हैं परिवार नियोजन की पॉलिसी को, तो उसको 35,000 रुपये जो पहले दिया जाता था उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया जो है वो कर दिया है। और अगर किसी की 2 बेटियां हैं और वो परिवार नियोजन की इस पॉलिसी को अपनाता है तो 35,000 रुपये पहले दिया जाता था, अब उसको 1 लाख रुपया देने की सरकार ने यहाँ पर बात कही है। ये आप नोट करें यहाँ पर कि कितनी बात कही है। तो यहाँ से यही छोटे छोटे पॉइंट निकल कर आते हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करना है और इस तरह की योजनाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के लिए। ये मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 के बारे में दिया गया है कि इसमें 1.50 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑफ विडोज एंड सिंगल वुमेन। और ये देखो कैबिनेट के द्वारा बात की गई थी, तभी जो था ये गिरिराज पत्रिका में आया था कैबिनेट के डिसीजन में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि एक बड़ी अच्छी शेप जो है वो स्टडी को देते हैं, परंतु उससे पहले अगर पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखो हर बार आपको ये लगता है ना कि कोई ना कोई कमी रह गई पढ़ने के बाद, तो टेस्ट सीरीज ज़रूर प्रैक्टिस करना कहीं से भी।
अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स से अवेल कर सकते हैं। परंतु टेस्ट सीरीज इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपकी कमियां आपको पता चल जाएंगी और उन कमियों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा, 12 टेस्ट सीरीजें हैं पीजीटी की, तो पीजीटी की टेस्ट सीरीजों से पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कमियां हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको करनी है, और उसके ऊपर काम किया गया तो डेफिनेटली एक अच्छी शेप मिलेगी। आगे बोलते हैं, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प की जो किस वर्ष जो था वो अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प की बात करते हैं तो भारत में ये 1956 में जो था वो अपनाया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। अगले बोलते हैं क्वेश्चन में, शिमला स्थित जो टाउन हॉल है उसका निर्माण कब किया गया था। वैसे देखो गिरिराज पत्रिका में आया था वन लाइनर क्वेश्चन, आपने 1908 जो है वो पढ़ा है। 1908 में ये शिमला स्थित टाउन हॉल का निर्माण जो था वो किया गया था। परंतु अगर हम डिटेल में बात करें ना, तो ये इनिशियली 1860 में जो था वो बना दिया गया था। 1860 में बना दिया गया था। यहाँ पर मेयर का ऑफिस जो था वो हुआ करता था। अभी भी टाउन हॉल की जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर मेयर ऑफिस है, एक फूड कैफे भी वहाँ पर चलाया गया था कुछ टाइम के लिए, न्यूज़ में आया था उसके बारे में भी। उसके साथ में ही गेयटी थिएटर भी जो है वो स्थित है। तो गेयटी थिएटर के बारे में भी जो है वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। गेयटी थिएटर के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि गेयटी थिएटर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो गेयटी थिएटर शिमला में जो है वो स्थित है। और गेयटी थिएटर को जो है वो कब ओपन किया गया था, 1887 में जो था वो गेयटी थिएटर को ओपन किया गया था। यहाँ पर जो फर्स्ट प्ले परफॉर्म किया गया था उसका नाम था टाइम विल टेल, वो भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह में लगता है, परंतु कहाँ पर आयोजित किया जाता है ये चंद्रभागा मेला। एक बात तो ध्यान रखें कि ये झालरापाटन में जो है वो लगता है, झालरापाटन में ये लगता है, परंतु ये हिमाचल की, हम चंद्रभागा की बात नहीं कर रहे। हिमाचल में तो चंद्रभागा दो नदियाँ हैं, जो चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियाँ होती हैं और तांदी नामक स्थान पर आकर जुड़ती हैं, फिर चेनाब के नाम से आगे बहती हैं। चंद्रभागा नदियाँ भी इनको कहा जाता है, परंतु जैसे ही चंबा में एंटर करती हैं तो चंद्रभागा चेनाब बन जाती है और आगे चेनाब के नाम से ही जाने लगती है। चंद्रभागा मेला अलग से भी है, ये झालरापाटन में जो है मनाया जाता है, परंतु ये झालरापाटन है कहाँ पर स्थित, तो ये राजस्थान का एक प्रोमिनेंट मेला है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से मंथ में जो है ये मनाया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कार्तिक मंथ में जो है ये मनाया जाता है। चंद्रभागा फेयर राजस्थान के झालरापाटन का एक फेमस फेयर है। आगे बोलते हैं, बाघों का संरक्षण करने के लिए जो है एक रिजर्व पार्क है जिसका नाम है सिरक्सा रिजर्व पार्क। सिरक्सा रिजर्व पार्क तो ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो सिरक्सा रिजर्व कहाँ पर स्थित है ये आपने ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अलवर जिला है यहाँ का, जहाँ पर ये स्थित है। आगे बोलते हैं, राजसूय यज्ञ का संबंध जो है वो, इसका संबंध जो है वो अनुष्ठानों का वर्णन है जिसमें किस वेद में जो है वो मिलता है। तो राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन जो है ना, ये कहाँ पर मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि राजसूय यज्ञ के संबंधित जो अनुष्ठान है उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। अच्छा, यजुर्वेद में मिलता है, चलो ठीक है। हम अभी आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें म्यूजिक के बारे में जो है वो मेंशन मिलता है, म्यूजिक की जानकारी मिलती है, संगीत की जानकारी मिलती है, वो आप कमेंट करके अभी बताएंगे। आगे क्वेश्चन देखें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई है और एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है। और उससे अच्छा अभी जो टाइम है ना आपके पास एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का, इससे अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। एक अच्छे डिस्काउंट के ऊपर आपको अभी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये हिमाचल की बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार किस जिले में जो है वो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने की बात कह रही है। तो ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। साथ में एक और बात बताएंगे कि नेशनल कैंसर डे भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, नेशनल कैंसर डे जो है वो कब मनाया जाता है। रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा आपका यहाँ से। और टेलीग्राम पर जहाँ पर PDF मिलेगी, सारे लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस तरह से सर्च करना। हाँ, टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो टेस्ट सीरीज का अलग से ग्रुप बना हुआ है, पीजीटी का भी, एलाइड का भी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वो ग्रुप बहुत काम के ग्रुप हैं आपके, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते ज्वाइन कर लेना। मेल आप हमें कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।